नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadda.com की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम लोग एडवर्ब कॉन्सेप्ट और रूल्स हम लोग करने वाले हैं। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे हम लोग आज क्या करने वाले हैं। एडवर्ब हम लोगों ने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने टेंस कर लिया, वर्ब कर लिया। अब हम लोग बारी जो है वो है आपकी एडवर्ब की। आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट एडवर्ब का तो थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे ही करेंगे, प्लस उसके साथ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस आपके एरर करेक्शंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस आपके एडवर्ब्स के कुछ रूल से ही आपके जो है वो कैटेगराइज करके दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एडवर्ब चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट, रूल्स, एग्जाम्पल्स, एरर्स सब आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं और मैं आगे बढ़ाता हूं स्लाइड से और आप आगे बढ़ाइए। सेशन के लिंक को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहते हो लेकिन लाइक नहीं करते यार, तो एक बार लाइक कर देना और तुरंत उसके बाद इस सेशन के लिंक को कॉपी करिए और तुरंत शेयर कर दीजिए। जहां भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टेलीग्राम में हो, फेसबुक में, इंस्टा पर, जहां भी आप एक बार फटाफट शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये बताना तो मेरा फर्ज है भाई कि आज हर दिन 8 AM जो है वोकैब की क्लास होती है, याद रखिएगा। हर दिन सुबह 8 बजे वोकैब की क्लास होती है और कम से कम हम लोग 30 से ज़्यादा वर्ड्स हम लोग डिस्कशन करते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, दोनों एडिटोरियल के पेजेस को मिला करके। और आज के स्पेशल की अगर हम बात कहें तो ये सेशन जो आपके बैंकिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो है इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज की वजह से सिर्फ हम लोग पहले स्लाइड ही कर पाए थे, लगभग 7 या 8 वर्ड्स ही हम लोग कर पाए थे। ठीक है, लगभग 10 वर्ड्स के आसपास हम लोग कर पाए थे, लेकिन सिनोनिम्स भी काफी मैंने दिए थे। रेस्ट ऑफ जो वर्ड्स हैं वो हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हाफ एन आवर या फिर 40 मिनट जो है वो हम लोग पूरा एडवर्ब को भी डिस्कशन करेंगे। रेस्ट के आपके जो 20 मिनट्स 25 मिनट्स हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के एडिटोरियल वोकैब का। तो कुल मिलाकर के अभी ये वाला जो सेशन है वो आपका एडिटोरियल वोकैब भी होगा और प्लस फाउंडेशन की क्लासेस भी होंगी। तो याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जरूर बताना ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद एडिटोरियल वोकैब पूरा नहीं होगा। तो आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। ठीक है, बिल्कुल, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बीच में बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे करके ना जुड़ें, आप सबसे अनुरोध है कि बिल्कुल एकदम तुरंत जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एडवर्ब के डेफिनेशन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एडवर्ब चैप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो अगर हम एडवर्ब चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ब चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आपका हम एडजेक्टिव चैप्टर में हुआ था, जिस तरीके से एडजेक्टिव चैप्टर में हुआ था कि एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था, तो शुरुआत में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग पढ़ा था और उसके बाद हम लोग डीप चलते गए तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिला। एडजेक्टिव एडवर्ब भी बिल्कुल उसी तरीके से। जब एडवर्ब निकाला गया तब ये वाला कॉन्सेप्ट सोच करके निकाला गया कि वर्ब के मीनिंग में कुछ और एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करेगा। वर्ब का जो भी मीनिंग होगा ना, वो उस वर्ब का उस मीनिंग में और कुछ एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। जैसे एडजेक्टिव क्या होता था, नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता था। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होगा, ये वर्ब के मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। तो याद रखिएगा, हमने एडजेक्टिव को क्या कहा था, हमने एडजेक्टिव को मैंने आपको समझाया था कि इनको मैं इंफॉर्मेशन गैदरर बोलता हूं, है ना, इंफॉर्मेशन गैदरर। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरर किसका होता है, नाउन या प्रोनाउन का होता है। सेम आपका एडवर्ब भी है, ये भी आपका इंफॉर्मेशन गैदरर ही है। ये भी आपका क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरर ही है, लेकिन ये किसका है, ये है आपका वर्ब का। बेसिक इंफॉर्मेशन ही। आगे भी अब और हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे अभी हम लोग और बढ़ेंगे। जो 30 मार्क खान, 40 मार्क खान, 50 मार्क खान है वो पहले ही लिख देंगे, सर वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, ठीक है, कंजंक्शन को भी करता है, प्रपोजिशन को भी करता है। तो बस इतना ही जानते होंगे भी। ठीक है, तो अभी आगे आते हैं, लेकिन पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि एडवर्ब का मतलब क्या होगा। जब शुरुआत बेसिक स्टार्ट करेंगे तो यही पढ़ना है कि एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब के मीनिंग में और इंफॉर्मेशन ऐड करे। ठीक है, जैसे देखो रीमा, ठीक है, शायद आप लोगों में किसी का नाम होगा, रीमा रीड्स,
रीमा जो है पढ़ाई करती है। अब मैंने यहां पे एक वर्ड इसको ऐड कर दिया, तो ये वर्ड जो है क्या रीमा के बारे में बता रहा है या रीमा के पढ़ने का जो प्रोसेस है उस पढ़ने के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। जाहिर सी बात है ये जो वर्ड लगा हुआ है ये इस वर्ड के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और रीड्स क्या है आपका वर्ब है, इसलिए स्लोली आपका क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। जैसे मान लो मैंने एक बच्चे का मैं नाम लेता हूं विकास, मैंने बोला विकास वॉक्स नहीं कुछ दूसरा बोलता हूं, विकास ईट्स क्विकली, विकास ईट्स क्विकली। तो देखो यहां पे विकास ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया या फिर सब्जेक्ट हो गया, जैसा आप मान करे चले। ईट्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये जो वर्ड है आपका क्विकली, विकास खाना खाता है, विकास खाता है। अब ये जो क्विकली वर्ड है आप खुद बताओ, क्विकली वर्ड तेजी से, तो तेजी से आपका विकास के बारे में बता रहा है या फिर ईट्स के बारे में बता रहा है, आप खुद जोड़ करके सको। विकास तेजी से, कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं चलता, तेजी से खाता है, अब इंफॉर्मेशन पता चल रहा है बिल्कुल एकदम। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये आपको किसके बारे में बता रहा है, या आपके ईट्स के बारे में बता रहा है, इसलिए क्विकली भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन में एक और वर्ड मैं ऐड करता हूं। जनरली एडवर्ब्स क्या होते हैं कि वो हमेशा आपके जनरली एडवर्ब्स क्या होंगे, वो आपके एलवाई फॉर्म में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, एलवाई फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। जनरली एडवर्ब्स क्या होते हैं, एलवाई फॉर्म में पाए जाते हैं। 99% एडवर्ब्स जो होते हैं वो आपके एलवाई फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो एलवाई फॉर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन मॉडिफाई करते हैं वर्ब को ही, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए उनको एडवर्ब बोला जाता है। जैसे मैंने बोला ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, मैंने क्या बोला, ही वर्क्स हार्ड। अब देखो ही प्रोनाउन आ गया, वर्क्स वर आ गया। अब देखो ये जो हार्ड आपका वर्ड है वो काफी कड़ी मेहनत करता है, तो देखो ये जो हार्ड है ना, कड़ी मेहनत कर, ही वर्क्स हार्ड, तो ये हार्ड किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में, बिल्कुल नहीं। ये हार्ड किसके बारे में बता रहा है, वर्क्स के बारे में, कि कैसे काम करता है, तो भाई बहुत कड़ी मेहनत से काम करता है। ही वर्क्स वो काम करता है, हार्ड का मतलब क्या, कड़ी मेहनत से, तो क्या बोले वो कड़ी मेहनत लगा करके काम करता है। इसका मतलब हार्ड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और वर्क्स क्या आपका वर्ब है, इसलिए हार्ड आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ आपके एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो आपके बिना एलवाई के भी होते हैं। मतलब जनरली आपका क्या हो गया, एडवर्ब्स पहला इंफॉर्मेशन, एडवर्ब हमेशा इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, वर्ब के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन नंबर 1। बेसिक इंफॉर्मेशन नंबर 2, एडवर्ब्स क्या होते हैं, एलवाई के फॉर्म में होते हैं, वेरी नाइस। बेसिक इंफॉर्मेशन नंबर 3, एडवर्ब्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके विदाउट एलवाई में मिलेंगे। जैसे देखो ही वर्क्स हार्ड, लेकिन एक बात याद रखना, इसका मतलब इस सेंटेंस में हार्ड जो है वो एडवर्ब है विदाउट एलवाई। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपसे पूछे बताओ हार्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप बोलेगा एडवर्ब, नहीं, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज अ हार्ड वर्कर। अब ये हार्ड किसके बारे में बता रहा है, वर्कर के बारे में बता रहा है। वर्कर आपका नाउन है, तो हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एक सिंगल जो वर्ड है, बिल्कुल आप एकदम कलम लगा करके एकदम लिख करके गारंटी दे करके नहीं बोल सकते कि आपका यही वर्ड का हो, ये आपका यही जो है आपका वर्ड होगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। जैसे एयर, हवा क्या है, नाउन है, लेकिन इसको वर्ब के भी रूप में बोल सकते हैं। डू नॉट एयर इल फीलिंग्स, डू नॉट एयर इल फीलिंग्स अबाउट मी, ठीक है, मेरे बारे में जो है वो इल फीलिंग्स मत बोलो, मेरे बारे में जो है गलत कृपया करके ना बोलो। तो यहां पे एयर का मतलब क्या हो गया, बोलना हो गया। तो इसलिए याद रखना यहां पे जो हार्ड है वहां पे क्या इस्तेमाल हुआ है, आपके एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखिए कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो एलवाई में भी हो सकते हैं, विदाउट एलवाई में भी हो सकते हैं। ये आपकी पहली बात हो गई। नेक्स्ट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स, अच्छा ये हम आपके और आगे आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक 3 इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, दूसरा आपका है कि एडवर्ब्स एलवाई में मिलते हैं, और तीसरा आपका है कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि विदाउट एलवाई में भी मिल सकते हैं। ये हो गया बेसिक स्टडी अबाउट एडवर्ब। अब हम थोड़ा सा एडवांस स्टडी करते हैं, थोड़ा सा एडवांस स्टडी अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, इतने का स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, जल्दी, इतने का स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस स्टडी करते हैं। एडवांस स्टडी जैसे ही हमने की तो लिखा हुआ है कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है।
एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, मतलब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। तो ये सारे के सारे, मतलब एक एडवर्ब जो है, मतलब अभी आपने क्या जाना, एक एडवर्ब जो है वो किसको किसको मॉडिफाई करेगा, वो आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, दूसरा आपका वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तीसरा आपका एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, चौथा आपका प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करेगा, पांचवा आपका कंजंक्शन को मॉडिफाई करेगा, और छठवां आपका पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, है ना। मतलब एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या करेगा, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, मतलब किसी एडजेक्टिव के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देगा एक्स्ट्रा, वर्ब के बारे में तो देगा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, दूसरे एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, प्रीपोजिशन के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, या फिर कंजंक्शन के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। कैसे कैसे मैं एक एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि एडवांस स्टडी इसमें इतना ज्यादा करनी नहीं है। एडवांस स्टडी जहां आपको एडवांस स्टडी करनी है वहां पे मैं आपको करवाऊंगा, यहां पे इतना ज्यादा देखना नहीं है, ठीक है। तुरंत हम लोग रूल्स पे चलेंगे। जैसे देखो मैंने बोला कि ही इज स्मार्ट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो देखो ही, यह आपका हो गया प्रोनाउन, स्मार्ट क्या हो गया, यह आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। वह स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है भाई, तो भाई बहुत स्मार्ट है। तो याद रखना, जब भी कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव के बारे में और इंफॉर्मेशन दे तो वो आपका वेरी भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वेरी किसके बारे में बता रहा है, स्मार्ट के बारे में। वेरी ही के बारे में तो नहीं बता रहा है, वेरी स्मार्ट मतलब कितना स्मार्ट है उसका आंसर दे रहा है वेरी, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला शी वॉक्स वेरी फास्ट, शी वॉक्स वेरी फास्ट। तो देखो शी प्रोनाउन हो गया, वॉक्स हो गया वर्ब, और ये फास्ट क्या हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसी के बारे में बता रहा है ना। वॉक्स वो चलती है, कैसे, तेज चलती है, वेरी फास्ट नहीं, तेज, वेरी फास्ट बहुत तेज नहीं, वो तेज चलती है। शी वॉक्स फास्ट, वो तेज चलती है। फास्ट किसके बारे में बता रहा है, वॉक्स के बारे में। वॉक्स आपका वर्ब, तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि कितनी तेज चलती है, तो भाई बहुत तेज चलती है। इसका मतलब ये जो वेरी वर्ड है वो किसके बारे में बात बता रहा है, फास्ट के बारे में, कि बहुत तेज चलती है। इसका मतलब ये वेरी आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। इसका मतलब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडवर्ब आपको वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये पढ़ लिया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई, ये भी पढ़ लिया। एडवर्ब उसका दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, देखो यहां पे फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिया। तीसरा, द बर्ड इज राइट अबव माई हेड, ठीक है। द बर्ड, देखो द बर्ड नाउन हो गया, माई हेड ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो ये अबव आपका हो गया प्रेपोजिशन। अभी राइट के बारे में छोड़ो, मैंने बोला जो बर्ड है अबव माई हेड, बर्ड जो है चिड़िया जो मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। बर्ड जो है वो उड़ रही है मेरे सर के ऊपर। कहां उड़ रही है, हो सकता है या जैसे मेरा सर ये है तो हो सकता है कि इस डायरेक्शन में उड़ रही हो सकता है इस डायरेक्शन में उड़ रही हो सकता है इस डायरेक्शन में उड़ रही हो, ठीक है। कहीं भी डायरेक्शन मुड़ रही हो, एंगल करके भी, स्ट्रेट करके भी, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूं राइट अबव, इसका मतलब कि मैं अगर मेरा सर अगर यहां है तो डायरेक्ट यहीं उड़ रही है। कहां पर, बिल्कुल मेरे सर के एकदम ऊपर 90 डिग्री एंगल करके। इसका मतलब ये जो राइट वर्ड है ये इस जो अबव प्रीपोजिशन है उसको मॉडिफाई कर दिया। उसके बारे में बता दे कि कितना अबव उड़ रहा है, कैसे, किस तरीके का अबव उड़ रहा है। अबव तो भाई 45 डिग्री भी हो सकता है, 130 145 डिग्री भी हो सकता है। कैसे उड़ रहा है, तो भाई 90 डिग्री के एंगल में उड़ रहा है, बिल्कुल राइट अबव। तो ये राइट आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, ये आपको अबव के बारे में बता रहा है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया। मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज बाइक, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज बाइक। तो देखो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, तो दुर्भाग्यवश क्या ही को मॉडिफाई करेगा, नहीं। क्या लॉस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं। क्या हिज बाइसाइकिल को मॉडिफाई कर रहा है या हिज बाइक को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो दुर्भाग्यवश पूरी घटना को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे एपिसोड, पूरे इवेंट के बारे में बता रहा है कि यह आपको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका मतलब ये जो अनफॉर्चुनेट है ये क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, उस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करें कि ये जो एपिसोड, ये जो इवेंट, ये जो घटना, ये जो इंसिडेंट, ये जो सेंटेंस है वो पूरा दुर्भाग्यवश है। इसका मतलब ये जो आपका अनफॉर्चुनेटली है ये भी आपका क्या बन गया,
ये भी आपका एडवर्ब बन गया। समझ में ये बात क्लियर हो रहा है? अकॉर्डिंगली, देयरफॉर, ये सारे आपके एडवर्बियल कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं जो कंजंक्शन को जो मॉडिफाई करते हैं। ठीक, तो ये बस आपका एडवांस स्टडी है, थोड़ा जान करके रखिएगा, काफी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगता है ये सब थोड़ा सा पढ़ने में। ठीक है, लेकिन जाना नहीं है कहीं, लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज हम लोग एडिटोरियल वोकैब भी आज हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। सिर्फ 3-4 वर्ड नहीं करेंगे, काफी लंबा सेशन चलने वाला है, ये भी तो थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा सब्र रखें। और भाई सेशन अगर सही लग रहा हो तो एक बार लाइक करते चलो। 750 हम लोग क्रॉस करके भाई इतनी जल्दी, तो एक बार लाइक और फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं एडवर्ब के रूल नंबर 1 पे। ठीक है, ये देखो एडवर्ब का रूल नंबर 1। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वी यूज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, सच एज ऑलवेज, often, ever, sometimes, usually, seldom, hardly, rarely before the verb they modify। मतलब ये जो रूल आपका है, ये अब याद रखिएगा, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का रूल है ना? ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का रूल है। कौन सा रूल है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप कौन सा काम कितनी बार कर रहे हैं। कोई भी वर्ड अगर मैं उसको बोलूंगा कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये हो रहा है कि उस वर्ड से आपको ये पता चल रहा है कि आप कौन सा काम कितनी बार कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई ड्रिंक वाटर, मैंने बोला आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, आई ये हो गया सब्जेक्ट, वाटर ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, और ये आपका हो गया सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट से ही बोलते हैं, चलो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। हमेशा इस तरह सब्जेक्ट लेकर के चलें, क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ड्रिंक आपका हो गया वर्ब। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक, मैं पीता हूं वाटर, पानी, मैं पानी पीता हूं। अब मुझे पता नहीं है कि मैं कितनी बार पानी पीता हूं, लेकिन अगर मुझे आपको यह बताना है कि मैं कितनी बार पानी पीता हूं, तो जिस वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे, जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक्शन के नंबर ऑफ टाइम्स को शो करने के लिए, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ टाइम्स आप यहां पे बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ टाइम्स आप यहां पे बिल्कुल बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक, क्या किस तरीके से चीजें हो रही हैं यहां पे। ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, एक मिनट, यस, देखो अब यहां पे हो गया। अब अगर मैं बाई चांस मान लेता हूं कि इस सेंटेंस में मुझे लिखना है ऑफन, मैं पानी पीता हूं, मैं प्राय पानी पीता हूं, हर आधे घंटे में मुझे एक गिलास पानी जो है वो चाहिए। तो अगर मैं ऑफन यहां पे वर्ड लगा देता हूं, तब ये ऑफन वर्ड किसको मॉडिफाई करेगा? ड्रिंक को मॉडिफाई कर रहा ना, इसलिए एडवर्ब आपका क्या हो गया? ऑफन हो गया। और ऑफन जो वर्ड है वो क्या बता रहा है कि मैं ये जो ड्रिंक, जो पानी पीने वाला जो काम है, वो मैं एक दिन में कितनी बार करता हूं। इसलिए इस तरीके के एडवर्ब को क्या बोला जाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। समझ में आ गई बात? इस तरीके के एडवर्ब को एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब रूल सबसे पहले ये है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हम लगाएंगे कहां? क्या हम बोलेंगे आई ड्रिंक ऑफन वाटर, आई ड्रिंक वाटर ऑफन, आई ऑफन ड्रिंक वाटर, या ऑफन आई ड्रिंक वाटर? हम कहां पे लगाएंगे? हम अगर हमें बोलना है कि मैं रोज पानी पीता हूं, मैं प्राय पानी पीता हूं, तो मुझे जो प्राय, जो ऑलमोस्ट, या फिर जो ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, ये सारे जो वर्ड्स लगाने, ये लगाने कहां पे? ये कहां पे हमें यूज करना है? तो भाई देख लो, आई ड्रिंक वाटर ये कहां पे हमें लगाने हैं? ये हमेशा हमें लगाना है बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। मतलब कि जो भी आपका मेन वर्ब होगा ना, ठीक उस मेन वर्ब के पहले लगाया जाता है। ठीक उस मेन वर्ब के पहले लगाना है। जैसे देखो, माई फ्रेंड गोज टू जिम ऑफन। अब ये ऑफन यहां पे गलत आ गया, इसको काट करके कहां लगाएंगे? यहां पे लगा देंगे। मतलब माई फ्रेंड ऑफन गोज टू जिम होगा। क्या होगा? माई फ्रेंड ऑफन गोज टू जिम होगा। रेगुलरली ड्रिंक वाटर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिफोर वर्ब मत बोलो, बिफोर मेन वर्ब बोलो, है ना? बिफोर मेन वर्ब आपको बोलना है। ठीक है, जैसे दूसरा देखो, अंकित रीड स्टोरी बुक्स फ्रीक्वेंटली। तो देखो, फ्रीक्वेंटली वर्ड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, इसलिए यहां से हटेगा और हट करके यहां पे आ जाएगा। मतलब अंकित फ्रीक्वेंटली रीड्स स्टोरी बुक्स। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आई सेल्डम हैव अल्कोहल। भाई बहुत बढ़िया, शानदार, है ना भाई, शानदार, बहुत शानदार। चलो, इतना सब क्लियर हो गया। बिफोर द वर्ब, सीता सरन, बिफोर द मेन वर्ब। ऐसे सोचो कि अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहीं पे यूज होता है तो वो बिफोर द मेन वर्ब इस्तेमाल होगा। क्या होगा? बिफोर द मेन वर्ब होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि माई पेरेंट्स, ठीक है, गो फॉर अ वॉक। अब यहां पे अगर आपको ऑलवेज लगाना है, गो फॉर अ वॉक ऑलवेज,
तो ये जो ऑलवेज आपका है ये आपका कहां आ जाएगा, गो के पहले आ जाएगा कि माई फ्रेंड्स ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। जो भी आपका मेन वर्ब रहेगा ना, जो भी आपका मेन वर्ब रहेगा उस ठीक मेन वर्ब के पहले आपको लिखना है ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। यहां पे आंसर हो जाएगा आई ऑफन ड्रिंक बोर्नविटा। वेरी नाइस, बहुत शानदार। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना पहला वाला रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, सचिन इज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। दूसरा बोला बालू इज इलेक्टेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए क्योंकि इस पे आपके बहुत बार एरर करेक्शंस आए हुए हैं, ध्यान देना। एरर्स बहुत बार आए हुए हैं इस पर्टिकुलर रूल से आपके एग्जामिनेशन में, बहुत बार। ठीक है, रूल क्या है, बस कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, व्यू, नो। अगर ये सब वर्ब के तरीके से इस्तेमाल हो गया तो याद रखना इनके बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम एज लगाएंगे। बस आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि कहीं भी रिगार्ड हो, कहीं भी डिस्क्राइब, जैसे कि आई रिगार्ड माई पेरेंट्स एज द विजिबल गॉड्स। आई रिगार्ड माई पेरेंट्स एज द विजिबल गॉड्स ऑन दिस प्लैनेट। तो रिगार्ड आ गया तो रिगार्ड के बाद आपका एज लगेगा। समझ में आ गई बात। जैसे सचिन इज रिगार्डेड एज आ गया ना, रिगार्डेड एज, तब ये सही है। बालू इज इलेक्टेड तो ओनली इलेक्टेड लिखेंगे, ये सही, इलेक्टेड एज नहीं लिखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने बोला विराट इज इलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, ये गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट एक ऐसा वर्ब है, देखो नेम आ गया, इलेक्ट आ गया, थिंक आ गया, कॉल आ गया, मेक आ गया, इसके बाद हम एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इन वर्ब के बाद रिगार्ड आ गया, डिस्क्राइब आ गया, व्यू आ गया, नो आ गया, इनके बाद हम एज का इस्तेमाल करेंगे। बस आपको सिर्फ यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर बाय से बोल रहा हूं कि यस लता मंगेशकर जी, ठीक है, लता मंगेशकर इज नोन द पीकॉक ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय चांस अगर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, या फिर माता सरस्वती ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ अगर मैं बोले तो क्या बोलूंगा, नोन एज द माता सरस्वती ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। मतलब नोन कहीं पे वर्ड आ गया, जैसे कि अगर हम बोले कि हरभजन सिंह इज नोन द टर्बिनेटर, हरभजन सिंह इज नोन द टर्बिनेटर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हरभजन सिंह इज नोन एज द टर्बिनेटर। क्या बोलेंगे, एज द टर्बिनेटर। अब जैसे मैं बोलूं कि द एंटायर वर्ल्ड कॉल्स धोनी, द एंटायर वर्ल्ड कॉल्स धोनी एज द कैप्टन कूल। द एंटायर वर्ल्ड कॉल्स धोनी एज द कैप्टन कूल, ये गलत है ना, क्योंकि कॉल आ गया तो कॉल के बाद एज कभी भी नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा, द एंटायर वर्ल्ड कॉल्स धोनी कैप्टन कूल। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, व्यू है, नो है, एज नहीं लगाना है, नेम है, इलेक्ट है, थिंक है, कॉल है, मेक है, इनके सामने हम एज लगाएंगे। ठीक है, सॉरी एज नहीं लगाना है और पहले वाले के सामने एज लगाना है। अगर मैंने उल्टा कहीं बोल दिया हो तो ध्यान रखना। ठीक है, रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, व्यू है, नो है, इनके सामने एज लगाना है, और इलेक्ट, नेम, थिंक, कॉल, मेक, इनके सामने एज नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने उसे कैप्टन बनाया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई मेड हिम कैप्टन, आई मेड हिम एज कैप्टन नहीं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये एज का रूल है, याद रखिएगा, रूल ऑफ एज भी आप इसे नाम से जान सकते हो, रूल ऑफ एज। जैसे आपको रिमेंबर रखना है आप इसे रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ गए और ये रहा आप सबके सामने नेक्स्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम का ही एरर है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के मैंने आपके सामने यहां पे रखा है। जरा सा बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। अरे आंसर तो मैंने बगल में ही दे दिया है ना। द पुअर फार्मर डिड नॉट नो नथिंग अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज क्रॉप्स। ठीक है, मतलब यहां पे ये हो गया कि आप जो है ये नथिंग और ये नॉट, ये आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये यूज आपका गलत है। आपको अगर नॉट इस्तेमाल करना है तो नॉट के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनीथिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी नहीं जानते तो कुछ भी का इंग्लिश क्या होगा, एनीथिंग। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि कुछ भी नहीं जानते, मैं कुछ भी नहीं जानता, इसका मतलब मैं सब कुछ जानता हूं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं, नथिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आई डोंट नो नथिंग, इसका मतलब कि यू नो एवरीथिंग। समझ में आ रही है बात। तो ये जब नथिंग और नॉट एक साथ लगता है ना, तो ये आपका एक्चुअली एक पॉजिटिव मीनिंग दे देता है, जिसकी वजह से हम इसे गलत करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, नो या नॉट या नथिंग, इनको कभी भी एक साथ आप सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने ये खाना कभी नहीं खाया, सो आई हैव नॉट नेवर ईटन, ये गलत आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर मैं बोलूं कि नेवर आ गया, या फिर यहां पे नेवर के साथ
नेवर के साथ आप नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आई हैव नॉट नेवर ईटन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैंने कभी नहीं खाया बिरयानी, ये कभी नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने खाया है बिरयानी, आप सोच लो, है ना। सो नथिंग के साथ या नेवर के साथ आप एक्स्ट्रा नो या नॉट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे ही आते हैं सेंटेंसेस आपके बैंकिंग का, ध्यान रखना। सो द फार्मर डिड नॉट नो, फार्मर बिल्कुल नहीं जानता था, क्या, नथिंग नहीं, द फार्मर डिड नॉट नो एनीथिंग, फार्मर कुछ नहीं जानता था, सो डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज क्रॉप्स, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप फटाक से, मैं आपका अभी रूल आपको मैं बता दूं कि इसका रूल आपका क्या होगा, ठीक है। देखो इसका रूल आपका क्या लिखा हुआ है, इसका रूल आपका लिखा हुआ है कि वी शुड नॉट यूज नेगेटिव एडवर्ब्स लाइक सेल्डम, नोवेयर, नेवर, ठीक है, नोवेयर होगा, हाँ एक ही वर्ड है, नथिंग, बेयरली, मेयरली, ठीक है, नीदर, रेयरली विद द नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स, टू नेगेटिव वर्ड शुड बी अवॉइडेड। और ये सिर्फ आपका नथिंग के साथ नहीं है, सेल्डम, आई डोंट गो सेल्डम देयर, आई डोंट गो सेल्डम देयर, तो इसका मीनिंग ही नहीं को ना, सेल्डम का मतलब हो गया आप क्या, कभी कभी। तो अगर आप बोलते हो कि आई सेल्डम गो देयर, मैं वहां कहीं कभी कभी जाता हूं, ठीक है, मैं जो है अगर मैं बोलूं कि मैं जो क्या लिखा हुआ है जानू सिंह, जनू सिंह, मैं जानू सिंह के घर जो है वो कभी कभी जाता हूं, सो आई सेल्डम गो देयर मैं बोल सकता हूं, आई सेल्डम गो देयर मैं वहां पे बोल सकता हूं। लेकिन अगर आप बोलो कि आई डोंट गो सेल्डम गो देयर, तब इसका मीनिंग गलत हो जाएगा, तब इसका मतलब क्या हो गया, मैं कभी कभी नहीं जाता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसका मतलब मैं हमेशा जाता हूं। तो याद रखिएगा ये जितने भी आपके नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, बेयरली, मेयरली, नीदर, रेयरली, ये सब जो है इनके साथ हम कभी भी एक्स्ट्रा नो या फिर नॉट हम नहीं लगाएंगे, ये आपका रूल आ गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 800 के आसपास हम लोग यहां पे अभी पहुंच रहे हैं। सेशन को एक बार लाइक करते चलना मेरे प्रिय भाई बंधु, और एक बार सेशन को एक बार लाइक कर दो यार फटाक से, एक बार मैं देखता हूं लाइक कितने, अभी मैं देखता हूं, देखो लाइक सिर्फ 500 जुड़ गए हमारे पास, 800 प्लस, और सेशन लाइक सिर्फ 500 ही है, तो मैं एक बार लाइक कर दो यार प्लीज, ठीक है। और सेशन को एक बार फटाफट शेयर जल्दी से जल्दी करते रहिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड नहीं, नेक्स्ट रूल है, आदत हो गई है, ये देखो, हार्डली ही रीड्स एट होम, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रूल है, रूल ऑफ इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन या फिर रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, रूल ऑफ इन्वर्जन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन के ऊपर, इसलिए ध्यान रखिएगा कि रूल ऑफ इन्वर्जन जो है वो क्या है, कैसे पढ़ना है, यहां पे ध्यान दो। रूल ऑफ इन्वर्जन में जनरली होता क्या है कि पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं। जनरली सेंटेंस अगर हम जनरल सेंटेंस लिखें तो जनरल सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, या फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हो, फिर आप मेन वर्ब लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, या तो सब्जेक्ट वर्ब राम ईट्स, ठीक है, या फिर लिखते हो राम इज ईटिंग, या तो सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब, या तो सब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी फिर मेन वर्ब। लेकिन जैसे ही आप किसी कारणवश रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं उन सेंटेंसेस में, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इसका मतलब पहले आपका मेन वर्ब का जगह तो फिक्स है, लास्ट में ही आएगा, लेकिन ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट का जगह जो है वो उलट पलट हो जाता है, क्या हो जाता है, हेरा फेरी हो जाती है इन दोनों के जगहों पे। तो ऑक्सिलरी पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला आता है, ठीक है। जैसे हार्डली ही रीड्स एट होम, अब अगर कोई सेंटेंस हार्डली से शुरू हो, कोई सेंटेंस अगर स्केर्सली से शुरू हो, कोई सेंटेंस अगर बेयरली से शुरू हो, कोई सेंटेंस अगर रेयरली से शुरू हो, ठीक है, कोई सेंटेंस अगर नो सूनर देन से शुरू हो, नो सूनर से शुरू हो, ठीक है, तो इनसे अगर कोई भी सेंटेंस शुरू अगर होता है तो हम फॉलो करते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। और रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मतलब ये पांचों में से किसी भी एक से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो इनके तुरंत बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर के हमें मेन वर्ब लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम लिख सकते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है। यह है आपका रूल, ठीक है, ये आपका रूल। जैसे देखो हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो हार्डली के बाद हमें क्या लिखना, ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी यहां पे क्या हो जाएगा, हार्डली ही रीड्स है ना, देखो हार्डली के बाद आपका क्या है, ही आपका क्या है, हार्डली ही आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और रीड्स आपका क्या आ गया, ये आपका वर्ब आ गया। तो हार्डली के बाद जब आप ऑक्सिलरी लगाने जाओगे तो क्या ऑक्सिलरी लगाओगे, रीड्स है तो जाहिर सी बात है हार्डली के बाद आप क्या ऑक्सिलरी लगाओगे, यहाँ पे हार्डली के बाद डज लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये खुद रीड्स है, एस लगा हुआ है तो उसका एस हट जाएगा। सो हार्डली डज के बाद सब्जेक्ट आएगा ही, फिर आपका मेन वर्ब आ जाएगा, हार्डली डज ही रीड,
ठीक है, क्या हो जाएगा, हार्डली डज रीड। इसका मतलब क्या होता है कि वो शायद ही कभी पढ़ता है, हार्डली डज रीड मतलब वो शायद ही कभी पढ़ता है। तो जब भी कोई सेंटेंस हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर से स्टार्ट होता है तो हम एम्फसाइज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा जोर लगाते हैं और ज्यादा हम उस पर एम्फसाइज करते हैं, स्ट्रेस करते हैं उसके ऊपर, और इसी वजह से हम वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्शन इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर हो गया, सबका क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, ठीक, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका तुरंत। दूसरा एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, देखो, स्केर्सली माई पेरेंट्स नो अबाउट माई जॉब प्रोफाइल। ठीक है, मतलब स्केर्सली मतलब बहुत ही, मतलब ऑलमोस्ट ना के रूप में, स्केर्सली बहुत कम मेरे पेरेंट्स जानते हैं मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में, मतलब मेरे जॉब में क्या काम करता हूं उसके बारे में मेरे पेरेंट्स बहुत कम जानते हैं। तो स्केर्सली माय पेरेंट्स नो, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्केर्सली अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो पहले हमें रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करना है। रूल ऑफ इन्वर्शन में पहले ऑक्सिलरी आएगा, तो माई पेरेंट्स नो है तो क्या हो जाएगा, डू आ जाएगा। स्केर्सली डू, फिर माई पेरेंट्स सब्जेक्ट और फिर आपका वर्ब नो आ जाएगा। तो स्केर्सली डू माई पेरेंट्स नो अबाउट माई जॉब प्रोफाइल आ जाएगा। समझ में आया? नो सूनर का एग्जाम्पल, नो सूनर का एग्जाम्पल, नो सूनर का एग्जाम्पल आएगा, नो सूनर डिड आई लिसन टू माई, नो सूनर डिड आई लिसन, नो सूनर डिड आई लिसन टू द बेल रिंग, नो सूनर डिड आई लिसन टू द बेल रिंग आई रश्ड, या फिर देयर वॉज अ रश ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स लिसन या हियर द बेल रिंग, जैसे ही बच्चों ने घंटी के बजने की आवाज सुनी, देयर वॉज अ रश ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द गेट। बिल्कुल जबरदस्त जो है तेजी से सारे बच्चे जो दौड़ करके गेट की तरफ जाने लगे। तो सारे जितने भी आपके अभी मैंने दिए ना, ये सबका एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं इसके रूल की तरफ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, If a sentence is beginning with hardly, never, seldom, scarcely, rarely, no sooner, etc., then the rule of inversion is followed. तब क्या करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्शन यहां पे हम फॉलो करते हैं। समझ में आ गई बात? जिसमें रूल ऑफ इन्वर्शन में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब। ठीक, और उसके बाद हम जाकर के आपका OW लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज्यादा काम में आते हैं, वो हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल स्टडी वी विल नॉट डू इट हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये जो 4 आपके रूल्स मैंने अभी आपको बताए, इनके ऊपर मैक्सिमम आपके एरर करेक्शंस आते हैं। ठीक है, कैसे एरर करेक्शंस आते हैं, मैक्सिमम आपके एरर करेक्शंस आते हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि कल कौन सा दिन है, कल ट्यूसडे है। तो सर कल मंगलवार है तो क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं? इसलिए क्योंकि ट्यूसडे एट 10 AM पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एरर्स ऑन एडवर्ब। आज रूल हम लोगों ने पढ़ लिया, कल हम लोग एरर्स करेंगे। तो जाहिर सी बात, जब हम लोग एरर्स प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी कितने एरर्स, सीधा 20 से 25 एरर्स एक क्लास में, 20 से 25 एरर। लेकिन यार मजा नहीं आता, तुम लोग यार दिल तोड़ देते हो यार। इस तरीके से पढ़ाने के बावजूद भी बिल्कुल शेयर नहीं करता। हर दिन वही 800 850 के आसपास हम लोग आकर के रुक जाते हैं। बताओ, है ना? तो ये नहीं कहा जा रहा है कि ऑफलाइन मोड में अगर आप देख रहे हो तो फिर शेयर ना करो, ऑफलाइन मोड में भी अगर आप देख रहे हो तो एक बार शेयर कर देना। ठीक है, क्या चला जाएगा तुम्हारा, है ना? गरीब का भला हो जाएगा। देखो डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली, थोड़ा सा आज लंबा सेशन जाएगा ये, क्योंकि एडिटोरियल वोकैब भी होना है इसके बाद, उसमें भी कम से कम 15-20 मिनट जाएंगे, ध्यान देना। सो डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली, ध्यान दो, हार्ड एंड हार्डली। हार्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव भी है और आपका एडवर्ब भी है। कैसे? एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखो, ही इज अ हार्ड वर्कर। ये हार्ड जो है किसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है, वर्कर, और वर्कर आपका क्या है, नाउन, इसलिए हार्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन एडवर्ब का एग्जांपल देखो, एडवर्ब का एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, ही वर्क्स हार्ड। अब देखो ये जो हार्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, वर्क्स के बारे में, और वर्क्स आपका क्या है, वर्क्स आपका है वर्ब, वर्क्स आपका क्या है, वर्ब है, इसलिए ये हार्ड आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात? इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हार्ड आपका जो है वो एक ही साथ आपका एडजेक्टिव के तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है या एडवर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अगर कोई पूछे बताओ हार्ड क्या है, तो फट से ये मत बोला कि एडजेक्टिव है, भाई ये मत बोलना कि एडवर्ब है, ये बोलना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों है।
ठीक है। और हार्डली जो है, हार्डली ये सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ब है हार्डली, क्योंकि एल वाई लगा हुआ है तो, और एल वाई लगे हुए वर्ड्स जनरली जो एडजेक्टिव नहीं हो सकते, कुछ एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, तो हार्डली उनमें से नहीं है, ठीक है। सो हार्डली जो है ये हमेशा ये एडवर्ब होगा, जैसे हम कैसे मैंने बोला, हार्डली ही वर्क्स, तो ये जो हार्डली है ये आपका एडवर्ब तो है, लेकिन ये सेंटेंस यहां पे गलत है, क्योंकि ही वर्क्स की जगह क्या आ जाएगा, हार्डली डज ही वर्क। अभी हम पढ़ा के गए ना यहां पे रूल ऑफ इन्वर्शन, अभी पढ़ा के गए, तो उस हिसाब से ये सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा हार्ड और हार्डली में डिफरेंस क्या है, कि हार्डली सिर्फ एडवर्ब है, हार्डली जो है वो क्या है, हार्डली सिर्फ आपका एडवर्ब है, ठीक है, सिर्फ आपका एडवर्ब है, लेकिन हार्ड जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, टू मच और मच टू, ये भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान देना, ठीक है। देखो टू मच और मच टू, टू मच हमेशा यूज होगा नाउन के साथ, और मच टू हमेशा यूज होगा एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। मतलब टू मच के बाद वाला वर्ड हम क्या लिखेंगे, नाउन, टू मच के बाद वाला वर्ड हम क्या लिखेंगे, नाउन, इसका मतलब कि बिफोर नाउन, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या आएगा, बिफोर एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला ही इज मच टू, ही इज मच टू, नहीं, ही इज टू मच काइंड, ही इज टू मच काइंड। दूसरा मैंने बोला द किंग हैज मच टू मनी, ठीक। तो सबसे पहले देख लो, ये जो टू मच या फिर मच टू के बाद वाला जो वर्ड यहां पे लिखा गया वो है क्या। काइंड आपका क्या है, आप सबको पता है ये एडजेक्टिव है, और मनी क्या है, मनी आप सबको पता है कि ये आपका नाउन है, तो जाहिर सी बात है यहां पे टू मच होगा, नाउन एडजेक्टिव है ना, यहां पे काइंड एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, मच टू, इसका मतलब ये टू मच यहां पे गलत हो गया, और यहां पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे हम लोग मच टू लिख देंगे, ठीक है। और यहां पे देखो टू मच मनी, मनी क्या है आपका नाउन, और नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, टू मच, इसका मतलब यहां पे जो मच टू ये गलत है, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, टू मच यहां पे आपका सही हो जाएगा। तो बस ये दोनों ध्यान में रखना, इन दोनों का ही मतलब होता है ज्यादा, टू मच का भी मतलब होता है ज्यादा, मच टू का भी मतलब होता है ज्यादा, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस है। टू मच हमेशा हम यूज करेंगे नाउन के पहले, और मच टू हमेशा यूज करेंगे एडजेक्टिव के पहले। और ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ चुका है क्वेश्चन, और फ्रेज आपका रिप्लेसमेंट में भी ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, ठीक है। तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया रादर और फेयरली, रादर और फेयरली। तो देखो रादर और फेयरली बिल्कुल मीनिंग ऑलमोस्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा के सेंस में आएगा, बहुत ज्यादा, मतलब कंपैरिजन करके बहुत ज्यादा, कंपैरिजन करके हम बहुत ज्यादा के सेंस में लाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करके रादर और फेयरली अगर कभी कहीं भी आप लिख रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप कंपैरिजन उसमें कर ही रहे हो कंपैरिजन। रादर का मतलब होता है आप अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में आप कुछ बात कर रहे हैं, या फिर आप नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि फेयरली जो होता है वो आपके प्लेजेंट सिचुएशन के लिए होता है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला द वेदर इन बेंगलुरु इज हॉट, ठीक है, हॉट नहीं, वंडरफुल, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या जी, एक सेंटेंस में आ ही नहीं रहा है, चलो लिखते हैं द वेदर ऑफ कोलकाता लिख देते हैं, इज हॉट, द वेदर ऑफ कोलकाता इज हॉट। अब देखो हम यहां पूरा सेंटेंस जो है, ये मेरा सेंस पूरा सेंटेंस दे कौन सा रहा है, कौन सा सेंस दे रहा है,
नेगेटिव सेंस दे रहा है हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी, चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गर्मी, अनप्लेजेंट कुछ सिचुएशन आ रहा है। तो जब भी हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे rather hot, the weather of Kolkata is rather hot। लेकिन मान लेते हैं दूसरा कोई सेंटेंस मैंने लिखा कि the job opportunities in India are गुड। ठीक है, द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया आर गुड। अब देखो ये जो आपका वर्ड है, ये वाला जो हॉट था ये नेगेटिव था। अब ये जो आपका गुड है, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका पॉजिटिव कुछ बता रहा है ना, कि काफी अच्छा है। इसलिए यहां पे जो वर्ड आएगा, यहां पे जो भी वर्ड आएगा, ये अब आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फेयरली आ जाएगा। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द सनराइज ऑफ टुडे इज फेयरली कूल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। ये तो मैं आपको समझाने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। द सनराइज ऑफ टुडेज, टुडे सनराइज, ठीक है, या द सनराइज टुडे इज कूल, द सनराइज टुडे इज कूल। ठीक है, इसका अब देखो, इसमें आप फेयरली या रादर लगाओगे, क्या लगाओगे, कूल है ना, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है, प्लेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, फेयरली कूल। क्या बोलेंगे, फेयरली कूल। तो याद रखिएगा, रैदर और फेयरली में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रैदर आपका इस्तेमाल होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन में और फेयरली इस्तेमाल होता है आपका प्लेजेंट सिचुएशन में। ठीक है भाई, 900 हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा शेयर सेशन को, ताकि 1000 हम लोग बहुत जल्दी से क्रॉस करें, क्योंकि इसके बाद हम लोग एडिटोरियल वोकैब का जो सेशन है जो बच गया, वो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें। ठीक है, सो रैदर और फेयरली ध्यान देना, इसमें सेंस को पहले पकड़ना, पॉजिटिव सेंस में बात है या फिर नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में अगर बात है तो फेयरली, नेगेटिव सेंस में अगर बात है तो रैदर, और कुछ नहीं, बस मामला खत्म, रफा दफा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ गया एडिटोरियल वोकैब डेली एट 8 AM। एडिटोरियल वोकैब अब हम लोग को इस्तेमाल करना है भाई, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है ये भी। ये देखो मोना गुप्ता मैडम, अब दूसरा एग्जाम्पल दो। ओके ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हो यार। देखो कहां से हम लोगों ने छोड़ा था, देखो ये वर्ड्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। ट्रैवल्स का जो मतलब होता है वो एगनी या फिर कष्ट होता है, या फिर इसका एक और मीनिंग भी होती है बहुत ज्यादा मेहनत करना। हॉबल्ड का मतलब होता है स्टम्बल, लड़खड़ा करके चलना, या फिर जल्दीबाजी में बात करना, ऐसे कि आपकी बात जो है वो समझ में ना आए, उसको भी बोलता है हॉबलिंग या फिर हॉबल्ड। ठीक है, इनफर्म का मतलब दुर्बल, वीक, काफी ज्यादा कमजोर, इस सेंस में था। नेक्स्ट आपका कन्वल्स्ड था, कन्वल्स्ड बहुत ज्यादा इकोनॉमी यूज होंगे। कन्वल्स का मतलब मरोड़ना या फिर ट्विस्ट करना आपका हो गया। किसी भी चीज, किसी भी इंसान, किसी भी आपको ऑब्जेक्ट या फिर किसी को भी फेंकना या फिर उसको ले जाना प्रॉब्लम्स में, उसको कन्वल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बिल्कुल इकट्ठा करते हुए, बढ़ते हुए, ग्रोइंग करते हुए, राइजिंग करते हुए। जैसे हम बोल सकते हैं कि द क्यूमुलेटिव नंबर या फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ क्यूमुलेटिव वन इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ क्यूमुलेटिव वन इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक, नेक्स्ट जोल्ट, ये सब हो गया था। एबरेशन, डाउन राइट हो गया था। डाउन राइट और अप राइट के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो आप सुबह के सेशन में जरूर जाकर के देखिएगा। क्या क्या योर का भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था। जोल्ट के अलग अलग सिनोनिम मैंने दिए थे, कन्वल्स्ड, इनफर्म, हॉबल्ड, सारे सिनोनिम आपको दिए थे। वो सारा आप सुबह के सेंस में यहां तक हो गया था। अब हम आगे चलते हैं, लिखा हुआ है टाइप कास्ट। क्या लिखा हुआ है, टाइप कास्ट। अब देखो हम ये बोल सकते हैं कि WHO, ठीक है, WHO हैज टाइप कास्ट। अब देखो इसका तीनों फॉर्म वही होगा, कास्ट 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 होता है, तो टाइप कास्ट, टाइप कास्ट, टाइप कास्ट, तीनों बिल्कुल वही होंगे, याद रखिएगा। सो द WHO हैज टाइप कास्ट नरेंद्र मोदी, the WHO has typecast Narendra Modi as the best leader in the times of this pandemic, है ना। मतलब इस पैंडेमिक के दौरान जो WHO है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टाइपकास्ट किया है, प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है, किस रूप में, सबसे बढ़िया लीडर के रूप में। सो टाइपकास्ट का मतलब हो गया प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना। रेंडर एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है ना, रेंडर एक काफी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। वर्ब है और ये पॉजिटिव सेंस में हमेशा इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है स्लर। स्लर का मतलब क्या हो गया, कलंक या फिर इंसल्ट या फिर दाग धब्बे, कोई भी अपमान, उसको हम बोल सकते हैं स्लर। जैसे हम बोल सकते हैं कि द पॉलिटिशियंस रिमार्क्स, ठीक है, द पॉलिटिशियंस रिमार्क्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर were full of slurs।
मतलब मैंने क्या बोला कि हमारे जो प्रधानमंत्री या फिर किसी दूसरे या फिर किसी स्कीम के बारे में, ठीक है, जो किसी भी एक स्कीम के बारे में जो पॉलिटिशियन है उसके जो रिमार्क्स थे वो कलंक से भरे हुए थे, वो दाग धब्बों से भरे हुए थे, वो इंसल्ट से भरे हुए थे, वो क्वेश्चन से भरे हुए थे, वो क्रिटिसिज्म से भरे हुए थे, तो हम क्या बोल सकते हैं, द पॉलिटिशियंस रिमार्क्स वर फुल ऑफ स्लर्स अबाउट सम पर्टिकुलर स्कीम्स। ठीक है, सो फुल ऑफ स्लर का मतलब क्या हो गया, कलंक या फिर इंसल्ट, उसे हम लोग बोल सकते हैं स्लर। ठीक है, इसका और भी बहुत सारे मीनिंग आपकी आ जाएगी, जैसे हम ब्लेमिश बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सिनोनिम है। ब्लेमिश का मतलब दाग धब्बे, बोला ना, पहले अपनी गिरबान में जाके झांक के देखो, वहां भी बहुत सारी गंदगी है। सो देयर आर लॉट ऑफ ब्लेमिशेस इन योर कैरेक्टर। ठीक है, एक और बढ़िया वर्ड है लाइबल। लाइबल, LIBEL, लाइबल। ठीक है, ब्लेमिश का मतलब छींटाकशी करना, ये सब सेंस में आएगा। लाइबल का मतलब होता है कैरेक्टर असैसिनेशन। आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स में बहुत बार ऐसा होगा कि सारे लोग जो है वो एक साथ 4-5 पॉलिटिशियंस बैठ जाते हैं और उसके बाद एंकर भी बैठ जाता है और उसके बाद लगे बस एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर, बस पूरा एकदम उन लोगों के मदर सिस्टर कर देने, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बिल्कुल हालत खराब कर देते, एक दूसरे के इतनी ज्यादा छींटेकशी करते हैं, स्लर भरा हुआ रहता है उनके रिमार्क्स वगैरह में, इंसल्ट ब्लेमिशेस इतना ज्यादा रहता है कि कैरेक्टर का असैसिनेशन हो जाता है, बिल्कुल कैरेक्टर के ऊपर धज्जियां उड़ा देते हैं। सो इस चीज को लाइबल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, लाइबल भी बोल सकते हैं, LIBEL, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए देखो यहां पे आ गया मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का मतलब हो गया कुकर्मी या फिर क्रिमिनल जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनल हो गया, कन्विक्ट हो गया। ठीक है, कन्विक्ट हो गया। एक और अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए, डेलिंक्वेंट, है ना। डेलिंक्वेंट वर्ड हो गया, कन्विक्ट हो गया, मिसक्रिएंट हो गया, रॉन्ग डूअर हो गया, ये सारे के सारे आपको क्या कहलाएंगे, क्रिमिनल, आपके मिसक्रिएंट बोलेंगे। मिसक्रिएंट का मतलब कुकर्मी, जो कि गलत काम करता है। क्या हो गया, नाउन भी है और एडजेक्टिव है। मैं बोलूंगा ही इज अ मिसक्रिएंट, तब ये नाउन हो गया। और मैं बोलूंगा सम मिसक्रिएंट एलिमेंट्स, सम मिसक्रिएंट एलिमेंट्स, इसका मतलब कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ कन्विक्ट एलिमेंट्स, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सो डेलिंक्वेंट का मतलब भी दोषी, कन्विक्ट हो गया, क्रिमिनल हो गया, ठीक है, रॉन्ग डूअर, ये सारे के सारे आपके मिसक्रिएंट के सेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके बारे में बात करें, लिखा हुआ है VCS, VICIOUS, VCS। VCS का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण या फिर ब्रूटल या फिर आप सैवेज बोल सकते हो, SAVAGE, सैवेज। ठीक है, VCS का मतलब क्या, काफी सैवेज, ब्रूटल, सैटनिक, है ना, सैटनिक हो गया आपका। और भी आप बार्बरिक भी बोल सकते हैं इसमें, बार्बरिक, एकदम क्रूरतापूर्ण जिसे बोले, जिसमें एकदम बहुत ज्यादा हिंसा भरी हुई हो। VCS, अटैकिंग, डेंजरस, ये सब भी सेंस में आ जाएगा आपका, डेंजरस। ठीक है, ये सब आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट वर्ड देखें, लिखा हुआ है आपका कंटेंशियस। एक और वर्ड होगा, यस, ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना, वायोलेट करना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान रेगुलरली ट्रांसग्रेसेस, पाकिस्तान रेगुलरली या ऑफन ट्रांसग्रेसेस। देखो आ गया ना एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ऑफन ट्रांसग्रेस के पहले लाएंगे, मेन वर्ब के पहले। पाकिस्तान ऑफन ट्रांसग्रेसेस दी आवर बॉर्डर, मतलब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान ऑफन ट्रांसग्रेसेस आवर बॉर्डर, मतलब हमेशा हमारे बॉर्डर को वो उल्लंघन करता है, बॉर्डर का जो रूल्स वगैरह है, जो भी चीजें, उनको वायोलेट करता है, उनको ब्रीच करता है। क्या बोल सकते हैं, उनको ब्रीच करता है, BREACH। ठीक है, उनको आप इन्फ्रिंज करता है, ये भी आप बोल सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है, इन्फ्रिंज। ठीक है, इन्फ्रिंज करता है, उसको आप ये भी बोल सकते हो इंटरवेन, ये वर्ड भी आ गया। तो सारे के सारे आपके सिनोनिम में ध्यान देना। कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद या फिर कंट्रोवर्शियल। ठीक है, कोई भी विवादास्पद, जैसे कि CAA एंड NPR अभी भी कंटेंशियस की जो है आपके एक्ट्स बने हुए हैं पूरे इंडिया के लिए, अगर हम बात करें। ठीक है, जो आर्टिकल 370 जो है वो डिसोलेट जो कर दिया गया, बिल्कुल खत्म, एब्रोगेट कर दिया गया, वो भी एक कंटेंशियस इशू बना हुआ था पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना। तो कंट्रोवर्शियल इसका मतलब एक बहुत ही अच्छा। और एक वर्ड आपको दे रहा हूं, याद रखिएगा, मूट, MOOT। अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ कंटेंशियस इशू, तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ मूट इशू, मतलब कंटेंशियस इशू है, डिबेटेबल इशू है, इस पे बात करना जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है मॉर्बिडिटी। क्या लिखा हुआ है, मॉर्बिडिटी। देखो मॉर्बिड अगर मैं बोलूं ना, मॉर्बिड, तो इसके थोड़े अलग मीनिंग भी आ जाएंगे। मॉर्बिड का मतलब हो गया बिल्कुल आप डिजेक्टेड है, डिमोटिवेटेड है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम डिस्करेज्ड है, उस सेंस में मॉर्बिड बोल सकते हैं। जैसे कि आफ्टर द लॉस इन द फाइनल मैच, आफ्टर द लॉस इन द फाइनल मैच अगेंस्ट इंडिया, द श्रीलंकन्स वेर कंप्लीटली इन मॉर्बिड सिचुएशन, या द मॉर्बिड श्रीलंकन्स, ठीक है, वर फ्रस्ट्रेटेड। तो उस सेंस में इस्तेमाल हो गया आपका कौन सा, फ्रस्ट्रेटेड, डिमोटिवेटेड, डिस्करेज के सेंस में। नेक्स्ट इसका एक और वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अस्वस्थता या फिर इलनेस। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस मेडिसिन विल रिड्यूस द मॉर्बिडिटी ऑफ
मॉर्बिडिटी इन क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, दिस मेडिसिन विल ईज या दिस मेडिसिन विल रिड्यूस द मॉर्बिडिटी कंडीशन ऑफ सम पेशेंट्स, मतलब सम पेशेंट्स के जो भी एक इलनेस की कंडीशन है, एक अस्वस्थता की जो कंडीशन है ना, उसको ये मेडिसिन कम कर देगी। तो मॉर्बिडिटी के दो मीनिंग आ गए, एक तो आपका वो अस्वस्थता इलनेस आ गया, और दूसरा मॉर्बिड का मतलब आपका डिस्करेजमेंट, ठीक है, इस सेंस में भी आ जाएगा, डीमोटिवेशन ये सेंस में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, लिखा हुआ है स्प्यूरियस, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है बच्चों, ठीक है। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब हो गया नकली या फिर फेक, ठीक है। काउंटर फेट भी बहुत अच्छा वर्ड है, काउंटर फेट नोट्स बोलते हैं ना, काउंटर फेट नोट्स, तो स्प्यूरियस भी आप बोल सकते हो, काउंटर फेट्स बोल सकते हो, FEIGN, फेंड भी बोल सकते हो, फेन FEIGN, ठीक है। काउंटर फेट नकली जो कि फेक होता है उसे हम बोलेंगे स्प्यूरियस, एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है रिप्राइव। रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब होता है एक्सक्यूज कर देना, पार्डन कर देना, या फिर आपका एक और अच्छा वर्ड है एमनेस्टी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देख, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स द प्रिजनर्स अंडर लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट, ठीक है, द प्रिजनर्स अंडर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट वर रिप्राइव्ड। इसका मतलब क्या हो गया, नए रूल्स के अनुसार जो उम्र कैद की सजा काट रहे जो भी आपके अपराधी थे, उनको अवकाश मिल गया, उनको एक्सक्यूज मिल गया, उनको एमनेस्टी, माफी मिल गई। सो रिप्राइव का मतलब क्या हो गया, एक्सक्यूज, पार्डन, एमनेस्टी, अक्विट, ठीक है, इस सारे सेंस में इस्तेमाल हो जाएगा रिप्राइव, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, लिखा हुआ है स्पिल ओवर। देखो स्पिल ओवर काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। स्पिल ओवर, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, देखो, ठीक, स्पिल ओवर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं कि अभी जैसे ओडिशा में, ठीक है, काफी ज्यादा बारिश हो रही है 2-3 दिन से, बहुत ज्यादा। कल यहाँ पे गुड़गांव में भी जबरदस्त बारिश हुई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा, जैसे अब आपके घर वाले अगर कोलकाता में होंगे, ठीक है, और कोलकाता में भी अगर बाई चांस आसमान काफी बिल्कुल काले बादल घिर गए होंगे, धीरे धीरे कुछ आपकी ड्रिजलिंग हो रही होगी, धीरे धीरे कुछ मतलब छींटे कशी अगर हो रही होगी, ठीक है, बारिश की बूंदें पड़ रही होगी, तो जनरली बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे उधर बारिश हो रही है ना, यहाँ भी जो है ना उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, लग रहा है वो यहाँ पे भी फैल गया है, तो उसका स्पिल ओवर यहाँ कोलकाता में भी दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात। स्पिल ओवर का मतलब क्या हो गया, मतलब ऑलरेडी कोई चीज कहीं पे हो रही है, उसका इंपैक्ट अगर आपको बिल्कुल होता हुआ दिख रहा हो, दैट इज स्पिल ओवर। जैसे कि इसको आप डोमिनो इफेक्ट से भी बोल सकते हैं, एक साइकिल, एक कार्ड, एक ताश का पत्ता, उसको ऐसे आपने टिंकर कर दिया, मार दिया, तो उसके आगे जितने भी ताश के पत्ते थे वो सारे गिर गए, तो स्पिल ओवर एक आपका इंपैक्ट है। जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस, अगर आपका मिडिल ईस्ट के जो भी कंट्रीज है वहां पे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका स्पिल ओवर इंपैक्ट जो है वो आपका बाकी सारे जो कंट्रीज पे भी दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है डेकाडेंट। डेकाडेंट का मतलब होता है पतनशील या फिर डिक्लाइनिंग। जैसे हम बोल सकते हैं कि दी औरंगजेब सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेकाडेंट मुगल एम्पायर, ठीक है, फॉर द डेकाडेंट मुगल एम्पायर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुगल जो पतनशील मुगल एम्पायर जो था, पतनशील मुगल साम्राज्य का पतन का कारण कौन था, उनके औरंगजेब के जितने भी आपके उत्तराधिकारी वगैरह थे, सक्सेसर्स थे, ठीक है, जो इनकैपेबल सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकाडेंट मुगल एम्पायर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है मरॉडिंग। क्या लिखा हुआ है, मरॉडिंग। मरॉड जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, MARAUD। मरॉड जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लूट लेना, रॉब कर देना, ठीक है। रैवेज भी आप बोल सकते हो, RAVAGE, ठीक है। प्लंडर भी आप बोल सकते हैं, ये भी सब सिनोनिम है। एक और अच्छा वर्ड दे रहा हूं जो आप अभी तक जो है सिर्फ मूवीज में देखते हुए आ रहे थे, वो वर्ड सुनो, हैरी, HARRY, हैरी। हैरी का मतलब बिल्कुल एकदम मतलब कि विनाश करते हुए, मतलब लूट करके और पूरा एकदम तोड़ फोड़ करते हुए लूट लेना और बिल्कुल विनाश कर देना, डैमेज कर देना। तो रैवेज हो गया, प्लंडर हो गया, हैरी हो गया। हैरी पॉटर देखते हो ना मूवी, तो हैरी पॉटर का जो हैरी वर्ड है उसका मतलब यही होता है मराउडिंग, ठीक है। वर्ब है, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, लिखा हुआ है हॉन्चो। क्या लिखा हुआ है आपका, हॉन्चो, है ना। अगर मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह इज अ पॉलिटिकल हॉन्चो ऑफ हिज पार्टी, इज अ हॉन्चो ऑफ हिज पार्टी, इसका मतलब बिल्कुल अपने पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं, या फिर स्पीयर हेड हैं, आप बोल सकते हो, अग्रणी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, है ना। किसी भी पार्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप का जो एकदम इंपॉर्टेंट इंसान होता है, दैट इज नोन एज, ही इज नोन एज हॉन्चो। उसको क्या बोलेंगे, हॉन्चो। आप देख सकते हैं बहुत नए नए वर्ड्स आज आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, काफी नए नए वर्ड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रेजेस और इडियम्स, फ्रेजल वर्ब के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। टाइम एंड अगेन, देखो टाइम एंड अगेन या फिर अगेन एंड अगेन, इसका मतलब होता है ऑफन, प्राय,
ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से बात ये बोलता हूं कि जब भी ये सेशन कुछ इस तरीके का हो तो इसे शेयर जरूर करेगा. सो आई टाइम एंड अगेन टेल यू टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कम इनटू बीइंग. कम इनटू बी, जैसे हम बोल सकते हैं कि दी CAA एंड NPR केम इनटू बीइंग इन द ईयर ऑफ 2019. इसका मतलब क्या हो गया कि जो CAA और NPR है वो 2019-20 में जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, स्टार्ट में आया. सो टू कम इनटू बीइंग का मतलब होता है स्टार्ट होना या फिर एग्जिस्ट करना. नेक्स्ट वर्ड आपका वर्ड आ गया कम अप विद. अगर मैं बोलूं कि ओके फाइन, चलो देखो कल जो है सुबह का सेशन में बहुत ज्यादा नंबर्स मेरे साथ ढूंढना है बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि कल के नए आपके एडिटोरियल के सेशन में सुबह 8 बजे के सेशन में मैं बहुत सारी चीजों के साथ आऊंगा. ठीक है, तो इसका मतलब आई विल कम अप विद, मतलब कि मैं बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें सजेस्ट करूंगा. आई विल कम अप विद सेवरल न्यू थिंग्स इन द मॉर्निंग 8 AM सेशन. ठीक है, नेक्स्ट आपका इडियम है रेड फेस्ड. रेड फेस्ड का मतलब गुस्से से मत सोचना. ठीक है, जैसे कि अगर आप बोल सकते हो कि जब भी लड़की देखने के लिए मम्मी पापा सारे लोग जाते हैं तो जनरली बहू क्या करती है, या फिर जो लड़की वो शर्मा जाती है ना. आजकल तो नहीं शर्माती है, बट जनरली पुराने जमाने में होते थे लड़कियां शर्मा जाती थी. सो रेड फेस्ड हो जाती है, मतलब एम्बैरेस्ड हो जाना या फिर अशेम्ड हो जाना, दोनों के सेंस में आप बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंड फॉर. स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट या फिर रेफर. जैसे हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी स्टैंड्स फॉर. ठीक है, महात्मा गांधी स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. मतलब महात्मा गांधी जो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं, क्या रेफर करते हैं, सत्य और अहिंसा. तो स्टैंड फॉर का मतलब हो गया रिप्रेजेंट या फिर रेफर करना. नेक्स्ट मैंने बोला ऑन बोर्ड. देखो ऑन बोर्ड फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजेस इडियम, उसका मतलब होता है अग्री या सपोर्ट करना. जैसे कि ये सेशन बैंकिंग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये वोकैब का सेशन, आप इस बात से ऑल ऑफ यू आर ऑन बोर्ड, all of you are on board regarding my this particular statement. मतलब इस particular मेरे इस स्टेटमेंट से आप सारे लोग ऑन बोर्ड हैं, आप सारे लोग अग्री हैं, सपोर्ट हैं. इसकी एक और मीनिंग भी होती है. अगर मैं बोलूं कि ऑन बोर्ड पैसेंजर्स, इसका मतलब कि जो मतलब सवार पैसेंजर्स हैं. सो ऑन बोर्ड का मतलब सवार होना भी होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया, नेक्स्ट लिख लीजिए आप, फ्रेजल वर्ब टेक अबैक. टेक अ बैक का मतलब होता है सरप्राइज करना. जैसे कि हमने उम्मीद नहीं रखी थी कि हमारे बेटे का जो रिजल्ट होगा, आपने खुद उम्मीद नहीं रखी थी कि आप SBI PO जो अभी फॉर्म्स निकलेंगे उसका पहली बार में आपने एग्जाम क्लियर कर लोगे. ठीक है, आपने कभी नहीं सोचा था. सो योर रिजल्ट, योर पासिंग रिजल्ट, ठीक है, योर पासिंग रिजल्ट, योर क्वालिफिकेशन इन SBI PO प्रीलिम्स, ठीक है, took aback your parents, या फिर your parents were taken aback by your results in SBI PO. समझ में आ रही बात, मतलब बिल्कुल सरप्राइज हो गए. ऑलराइट, बस अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं आज का पर्टिकुलर सेशन. और ये आप देख सकते हैं कि आज कौन कौन से बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं. दक्ष का एक पर्टिकुलर बैच आपका स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का, याद रखिएगा ये आपका मैथ का सेशन है आज. इंडिविजुअल मैथ स्टार्ट हो रहा है आपका. वॉरियर, ये आपका GA सेशन स्टार्ट हो रहा है आज. ठीक, आज ही से ये सेशन स्टार्ट हो रहे हैं. उड़ान जो है वो ऑलरेडी आपको 23rd, ये आपका इंग्लिश है, याद रखिएगा ये आपके सेशन ऑलरेडी 23 से स्टार्ट हो चुका है. आज मैं स्पेशल एक क्लास आपको देने वाला हूं 12 बजे से. ठीक है, 12 बजे से एक स्पेशल सेशन देने वाला हूं. इन सारे बैचेस को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी एक पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप के थ्रू, जो याद रखिएगा ऐप के थ्रू आप Y194 कोड अप्लाई करिए, आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा और आप एटलीस्ट 518 रुपीज में आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मौजूद है. देखिए बैंक टेस्ट सीरीज है, SSC के टेस्ट सीरीज हैं, सेबी का बैच आपको ऑलरेडी है, DSSS का बैच है, UPSC EPFO का बैच आपके लिए, SBI का बैच है, IBPS PO और क्लर्क टेस्ट सीरीज वगैरह है, SBI PO का टेस्ट सीरीज वगैरह है. ये टेस्ट सीरीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा Y194 कोड और ऐप के थ्रू जाकर के ही आप परचेज करें या फिर जो भी है अपने आप को एनरोल करें. ठीक, बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है. सेशन सही लगा हो तो एक बार बिना लाइक करने जा रहा नहीं, और एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर देंगे. जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं आप प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा. और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.